तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करते हैं प्रश्नावली पहली के जो उदाहरण बचे हैं उनको करेंगे। तो हम आज के इस पार्ट में करेंगे उदाहरण नंबर 1 से 4 तक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में अगले जो वीडियो आएगा उसमें बाकी बचे हुए सभी उदाहरण हल करेंगे। तो हमारा जैसे उदाहरण नंबर 1 है कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त हो सकती है। ऐसे सवाल हमने किए थे, अब और करेंगे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, हल करेंगे। तो हम लिखेंगे हल। अब हम लिखेंगे माना प्राकृत संख्या n के लिए माना प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या मतलब 1 से शुरू होकर के अनंत तक जो भी संख्याएं चलती है वो सभी की सभी प्राकृत संख्याएं होती है। तो माना प्राकृत संख्या n के लिए, n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है जब इसके अभाज्य गुणनखंड, जब इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, दोबारा देखिए, किसी संख्या के बारे में पूछा जाता है कि क्या यह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में हो। तो विद्यार्थियों इस चीज का ध्यान रखना। तो पहले भी आपको एक सवाल में करवाया भी था इससे संबंधित, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। अब हम लिखेंगे इसलिए। तो देखिए 4 की पावर n, 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने बढ़ेंगे? 2 गुणा 2। विद्यार्थियों 4 के अभाज्य गुणनखंड, जैसे मान लो कि यहां पर देख लीजिए रफ के अंदर कि 4 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं? 2 गुणा 2 आ रहे हैं। तो यहीं पर हमने ये लिखना है 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2। और यहां पर इसकी पावर कितनी है? n। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2 की पावर n। तो क्या इसमें कहीं पर 5 आया है? तो 5 तो इसके अभाज्य गुणनखंड के अंदर आया नहीं। तो इसका मतलब है कि संख्या जो 4 की पावर n है वह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। आगे हम लिखते हैं इसके बारे में। अतः स्पष्ट है कि संख्या 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 है, 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है। 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है। तो विद्यार्थियों अब हम लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि संख्या 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 के रूप में है, लेकिन होने किसके रूप में चाहिए? 2 गुणा 5 के रूप में। तो
रूप में नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे। दोबारा से एक बार समझ लीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है? तो विद्यार्थियों कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में हो। अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में हो? 2 गुना 5 के रूप में। अब जैसे हमने शुरुआत में मानना प्राकृत संख्या 4, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो जब इसके अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में हो? 2 गुना 5 के रूप में हो। अब हमने 4n का अभाज्य गुणनखंड किया, 4 का अभाज्य गुणनखंड किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ है? 2 गुना 2। तो 2 गुना 2 और यहाँ पे इसकी पावर n है, हमने इसकी पावर भी n लगा दी। तो क्या यहां पर आपको कहीं 5 नजर आया? नहीं। तो इसलिए ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। 2 तो इसमें आ गया, 5 नहीं आया। अतः स्पष्ट है कि संख्या 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 के तो रूप में है, परंतु 2 गुना 5 के रूप में नहीं है। अतः यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। आप इस प्रश्न को उतारिए, तब तक मैं दूसरा प्रश्न लिख देता हूं। तो विद्यार्थियों अब हम करते हैं दूसरा उदाहरण। तो दूसरा उदाहरण क्या है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, बाद में हम इनके LCM और HCF ज्ञात करेंगे। तो अब हम हल करेंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे 6, इधर लिख देते हैं 20, दोनों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 तिया 6, यानी हमने यहां पर वही पहाड़ा लगाना है, छोटे से छोटा पहाड़ा, जिसका भाग की अगली संख्या में पूरा पूरा जाए। जैसे 2 है, 2 का भाग 6 के अंदर पूरा पूरा जाता है, तो 2 तिया 6 आगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, तो हमारे पास 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 3। अब 20 के अभाज्य गुण करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो इसमें जा रहा है पूरा पूरा 2 का भाग। 2 दाया 20, 2 पंजे 10। अब देखिए 2 का भाग जा नहीं रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जा रहा है, इसमें जाएगा 5 का। 5 एकम 5। तो यहाँ पर 20 के अभाज्य गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं? 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है। तो अब हम विद्यार्थियों इसका HCF ज्ञात करते हैं। HCF यानी महत्तम समापवर्त्य, या हम शॉर्ट में बोल देते हैं इसको मैस है। मैस है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन आ रहा है और कम से कम बार हो और कॉमन हो। देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है? 1 बार। यहाँ पर 2 कितनी बार है? 2 बार। 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कम बार क्या है? यहाँ पर है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 कॉमन नहीं लेना है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 भी कॉमन नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमने क्या कॉमन लिया है? 2। तो HCF कितना हो गया? 2। अब हम इसका ज्ञात करते हैं LCM। LCM हम ज्ञात करते हैं 6 और 20 का एक साथ ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, पूरा पूरा भाग जाए। जैसे 2 का पढ़ा कहां तक पढ़ेंगे? 6 आ जाए, 2 तिया 6। 2 का पढ़ा कहां तक पढ़ेंगे? 20 आ जाए, 2 दाया 20। अब 2 का पढ़ा और किस में जा रहा है? 10 में जा रहा है। 2 पांजा 10, 3 के नहीं जा रहा है, 3 के अंदर, तो 3 को सेम उतार देंगे, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर 5। अब छोटे पढ़ा लेना है तो 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 5 में 3 का
पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 5 को ऐसे छोड़ेंगे। अब हल करेंगे, 5 1 लिख देंगे, 5 एकम 5। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60। हमारे पास एलसीएम आया है 60 और एचसीएफ आया है 2। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप आराम से इसे उतारिए। अगर यहाँ पर ये प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है तो आप उदाहरण नहीं दिखाई दे रहा, आप किताब के अंदर उदाहरण दे सकते हो। उदाहरण नंबर 2 है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप एक बार इसको उतारिए, तब तक मैं दूसरा प्रश्न और लिख देता हूं। तो विद्यार्थियों, एक बार फिर तीसरा प्रश्न, तीसरा उदाहरण है। देखिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये हमने ज्ञात करना है, उदाहरण नंबर 3 है। तो हम पहले इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो पूर्णांक कितना है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि पहला पूर्णांक हमारे पास है 96, दूसरा पूर्णांक हमारे पास है 404। अब हम इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले हम इनके। तो पहले हम करेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 का भाग करेंगे, 48 दूना 96। फिर 2 का भाग देंगे, 24 दूना 48। फिर 2 का भाग देंगे, 12 दूना 24। फिर 2 का भाग देंगे, 2 छिके 12। फिर 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 गिनो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 तिया 96। तो ये 96 के अभाज्य गुणनखंड है। अब हम करते हैं 404 के अभाज्य गुणनखंड, इसको हल करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 202 दूना 404। फिर और इसमें 2 का भाग देंगे, 101 दूना 202। अब जैसे 101 संख्या में के संख्या का भाग नहीं जा रहा, अर्थात अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे 101 के अंदर 101 का भाग जाएगा इतना ही। तो यहाँ पर लिख देंगे 404 बराबर 2 की पावर 2 गुणा 101। ये इसका अभाज्य गुणनखंड आया है विद्यार्थियों। अब हम इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसका एचसीएफ कितना आता है। कॉमन लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको में से भी हिंदी में बोला जाता है। हल करते हैं इसको। यहां पर 2 देखिए कितनी बार है, 5 बार। यहां पर 2 है 2 बार। तो कॉमन क्या आया, यहां पर 2 कॉमन आया और कम बार वाला जो 2 है वो लेके लेना है हमें। यहां पर 2 आया 2 बार, तो 2 की पावर 2 यानी कितना हो गया, 4। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। अब विद्यार्थी हम इसको ज्ञात करते हैं, इसका एलसीएम। अब हम लिखेंगे, एक मिनट, प्रश्नानुसार बराबर एलसीएम बराबर, या ऐसे कर देते हैं हम, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहला पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक। विद्यार्थियों ध्यान से समझिएगा,
तो देखिए हमारे पास एलसीएम है, नहीं एलसीएम को हम एलसीएम लिखते हैं। और एचसीएफ कितना है हमारे पास 4 बराबर, पहला पूर्णांक है हमारे पास 96, दूसरा पूर्णांक है 404। अब देखिए हमने एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर 96 गुणा 404 बटा, देखो 4 इसके गुणा में है एलसीएम के, तो ये उस संख्या के बटा में चला जाएगा। तो अब हम इसके बटा में देते हैं 4। तो अब एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो देखिए 4 से कट जा रहा है, 24 चौका 96, 24 पर कट गया ये। अब 24 का गुणा करना है 404 से, हम इसको करेंगे 24 चौका 96 0, 24 चौका 96, इसका आ जाएगा 96 एलसीएम है। तो लिख देंगे अतः HCF बराबर होगा 4, एलसीएम बराबर 9696, ये आंसर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आराम से आप इस सवाल को उतारो और फिर आगे आपको उदाहरण नंबर 4 करवाया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब चौथा उदाहरण है, उसको हम हल करते हैं। उदाहरण नंबर 4, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो लिखेंगे 6, 72 और 120, इन सभी के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले करते हैं 6 का, 2 का पढ़ा पढ़ेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो हमारे पास 6 के अभाज्य गुणनखंड आते हैं 2 गुना 3। अब 72 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 36 दूना 72, फिर 2 का भाग देंगे 36 में, 18 दूना 36, फिर 2 का भाग देंगे 18 में, 2 9 18। अब यहाँ पर 2 9 में 2 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, इसलिए हम भाग करेंगे 3 का, 3 तिया 9। अब 3 में फिर 3 का 3 एकम 3। तो अब 72 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 हमें प्राप्त हुआ है 3 बार, 3 कितनी बार प्राप्त हुआ है, 2 बार, लिख देते हैं हम। अब 120 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 60 दूना 120, फिर 120 60 में 2 का भाग देंगे जो कि पूरा जाए, 30 दूना 60, फिर 30 में 2 का भाग देंगे, 15 दूना 30, फिर अब 15 के अंदर 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, तो हम 3 का भाग देंगे, 3 5 15। अब 5 में 3 का भाग पूरा नहीं जाता है, हम देंगे 5 का, 5 एकम 5। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 हमें प्राप्त हुआ है 3 बार, 3 हमें 1 बार प्राप्त हुआ है, 5 1 बार। अब विद्यार्थियों यहां पर देखिए, सबसे पहले इनका HCF ज्ञात करते हैं। HCF यानी में से कितना आता है, कॉमन कौन सा है। यहां पर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 कितनी बार लेना है, तो एक तो 2 कॉमन है, अब 2 कम से कम बार वाला कॉमन लेना है। यहां पर 2 है 1 बार, यहां पर 2 है 3 बार, यहां पर 2 है 3 बार, तो हमें लेना है 2 को 1 बार, सबसे कम बार यहां पर 6 में है। और क्या कॉमन आ रहा है, 3, 1 बार इसमें आ रहा है, 2 बार इसमें आ रहा है, 1 बार इसमें आ रहा है, और लेना है हमें 3। अब विद्यार्थियों देखिए कि यहां पर 5 जो है इस 120 के अंदर ही है,
और किसी दोनों के अंदर नहीं है, इसलिए 5 कॉमन नहीं है। तो अब HCF हमें कितना प्राप्त होगा, देखो 2 गुणा 3, 2 तिया 6, HCF हमें कितना प्राप्त हुआ है, 6 प्राप्त हुआ है। तो अब हम इसका ज्ञात करेंगे एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटे से छोटा मान जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। अब हम करते हैं एलसीएम 6, 72 और 120, इनका एक साथ करेंगे एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त इसको बोलते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 36 दूना 72, 60 दूना 120। अब देखते हैं क्या इसमें किसी संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो 36 में भी जा रहा है, 60 में भी जा रहा है 2 का भाग, 3 में नहीं जा, इसलिए 3 को तो हम छोड़ देंगे वैसा का वैसा ही, 2 का भाग दोबारा देंगे, 3 को वैसा ही छोड़ेंगे, 18 दूना 36, 30 दूना 60। अब आगे फिर इसमें देखेंगे क्या किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है, हाँ तो जा रहा है, 18 में भी जा रहा है और 30 में भी जा रहा है, तो हम 2 का भाग देंगे दोबारा, 2 9 18, 3 में नहीं जा रहा है इसलिए सेम लिखते जाएंगे, और 15 दूना 30। अब देखिए क्या इसमें किस संख्या में 2 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो देखिए अब जैसे 3 9 15 आया, इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, क्या इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो जा रहा है। जैसे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। आगे अब देखेंगे कि क्या इन तीनों संख्याओं में से 3 का भाग जा रहा है, तो हाँ जी जा रहा है, 3 के अंदर 3 का भाग, तो 3 एकम 3, 1 का 1, 5 का 5। इसके बाद में देखेंगे क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है पूरा पूरा, हम देंगे 5 का भाग, 1 का 1 लिखेंगे, 5 एकम 5, तो हमें एलसीएम कितना प्राप्त होगा, 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 है 3 बार, 3 है 2 बार, 5 है 1 बार, तो ये हो जाएगा 8 गुना 9 गुणा 5, 8 5 40, 40 निमा 360, तो एलसीएम हमें प्राप्त हो गया 360, और एचसीएफ पहले से आपको दे रखा है कितना है, 6। ये आंसर आ गया विद्यार्थियों। तो आप आराम से सवाल उतारिए, एक बार इसको देखिए अच्छी तरह से और हल कीजिए।